दीपक वोरा सर, क्या पाकिस्तान की तरफ से ये जो अपील है सभी मुस्लिम देशों से कि आप साथ आइए, देख लीजिए गाजा और फिलिस्तीन में क्या किया इजराइल ने, आज अगर नहीं आवाज उठाई तो कल को हमारी बारी होगी, क्या मुस्लिम देश सुनेंगे? पाकिस्तान की कौन सुनता है सर? क्या ताकत है उसमें? वो तो भिखमंगा है। जहां भी वो जाता है अरब देश तो कहते हैं कि मत आ मेरे पास, यहाँ तो तू भिखमंगे भेजता है, यहाँ कटोरा लेके मेरे पास आ। ये कुछ नहीं है सर। ये जो बताता रहता है कि मेरे पास परमाणु हथियार है, जो अब स्पष्ट हो गया है उसके पास एक भी नहीं है, तो अमेरिका ने वहां रखे हुए थे, वो भी शायद वहां से चले गए, तो उसमें कोई उसकी अहमियत नहीं, कोई ताकत नहीं है। ये कहना कि मैं इजराइल पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा, ये जो क्लेम है ये पाकिस्तानियों ने नहीं किया, ये मेरा ख्याल किसी ईरानियन पेपर ने किया और टर्किश पेपर ने किया। वो तो बकवास करते रहेंगे। आपको तो ये भी पता होगा कि मंगल ग्रह पर भी एक छोटी सी कॉलोनी है, वहां से भी इजराइल पर हमला होगा। ये दिल को बहलाने की चीजें होती हैं गालिब, इससे कुछ नहीं होने वाला। रियल थिंग ये है सर कि अरब देश जो है वो पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान इज नॉट एन अरब कंट्री, मुस्लिम देश है, अरब नहीं है। ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, अरब नहीं। ईरान अकेला है टुडे, पाकिस्तान अकेला है। अगर उसका कोई चाचा है वो भी नॉन अरब है, टर्की, और अजरबैजान जो भी नॉन अरब है, जो टर्की है, और फिर अंकल मैकडोनाल्ड ट्रंप वहां बैठे। टेक इट फ्रॉम मी, अभी बोला है कि मैकडोनाल्ड ट्रंप ने कि खमेनी को नहीं मार सकते, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि ट्रंप साहब को मारने के लिए ईरान कोशिश कर रहा है। द होल थिंग इज गेटिंग क्रेजी। मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मारा, बिल्कुल नहीं मारना, बिल्कुल नहीं मारना। टेक इट फ्रॉम मी सर, ये इनका बैकडोर जो बातचीत चल रही है, जो ट्रंप कह रहा है ये सही है, ये खत्म हो जाएगा 48 घंटे के अंदर। और कितनी मार खाएगा ईरान, और फिर जो हमने इराक में देखा, समझौता होगा, सैंक्शंस हट जाएंगे, तेल का उत्पादन शुरू हो जाएगा, अमेरिकन कंपनी आके काम करेंगी, रिकंस्ट्रक्शन करेंगी, मोटे मोटे डॉलर कमाएंगी, और हम जो कि सब कॉन्ट्रैक्ट वहां अगर कोई मिल गया तो मिल जाएगा। टेक इट फ्रॉम मी सर। 52 साल मुझे के सिन्हा सर भी मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या ये खामनेई को हटा करके ये होगा जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं दीपक वोरा सर, या खामनेई के रहते हुए होगा? के सिन्हा सर। दीपक साहब बहुत डीप बातें कर रहे हैं। दीपक साहब बहुत डीप बातें कर रहे हैं, उनको बहुत तजर्बा है। देखिए वहाँ ऑपरेशन दहिया चल चुका है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम सुना आप होगा। ऑपरेशन दहिया क्या है जो इजराइल ने चलाया है? ये इजराइल, ये ठीक है, वो आप इसके काइनेटिक फेस को शायद रुक जाए, मगर जो आप देखिएगा, वो कोई कह रहा था कि इजराइल मान जाएगा 4-5 दिन के अंदर में। इजराइल नहीं मानने वाला है, ये मेरा आकलन है, सबका अपना, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। किसी भी हालत में ये नहीं मानेगा जब तक कि पूरा रीसेट नहीं करे। और देखिए इजराइल कोई चीज़ को इतने इसे छोटे चीज़ तो नहीं करता है। और हाँ, ये काइनेटिक फेस तो ख़त्म हो जाएगा, और सब चीज़ें जो दीपक बोरा साहब थे वो सब जब चलेंगी। मगर ऑपरेशन दहिया क्या है? 2006 में लेबनान में किया था, और सेम चीज़ आज उसकी बात कर रहे हैं। आज यदि आप नेतन्याहू साहब के डीपली आप सुने, उसकी बात कर रहे हैं। ये अयतुल्लाह खमैनी को इन्होंने चेंज ऑफ रिजीम की नहीं बात है। और मैंने बताया गृह युद्ध के लिए 9 फैक्शंस, जिसमें कुर्द हैं, जिसमें बलूच हैं, और उसके अलावा भी जो कि वहाँ के IRGC के लोग थे, जो MEK है वो IRGC के पैरेलल का है, वो खड़ा हो चुका है। तो ये जो गृह युद्ध की हालत होगी कि सब लड़ते रहेंगे। जिस तरह से बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का उसी लाइन पे ये है, और ये ऐसे जल्दी रीसेट नहीं होने वाला है। इतनी कंडीशन जो आप स्ट्रेटेजिक कंडीशन को क्रिएट करते हैं, इजराइल ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और पूरे विश्व के लिए 3 बड़े बड़े आतंकवादी संगठन को ख़त्म करना, और उसका जो आका है ईरान, उसको ऐसे छोड़ देगा वो? ये मेरे समझ से थोड़ी दूर है। शायद मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, चीज़ें आपको नॉर्मल दिखाई देंगे, जो दीपक बोरा साहब कह रहे हैं कि वहाँ ड्रिलिंग शुरू हो जाएगा, जो पर्शियन गल्फ के ऊपर में, आप एबदान के ऊपर में, खारगी एरिया, बुसेरा में, या पारस के अंदर में, सब चीज़ें, गैस भी चलेंगे, ऑयल का भी हो जाएगा। बंदर अब्बास के ऊपर ध्यान रखिए, ये जो हमारे चाहबहार के बगल में है, बंदर अब्बास में बहुत बड़ा खान है यूरेनियम का, उसकी नज़र, अमेरिका की नज़र वहाँ है, वहाँ अमेरिका की है, इसमें इजराइल की नज़र नहीं है बंदर अब्बास पे। लेकिन मयंक सर, तो बड़ा हम देख रहे हैं तेल अवीव और हाइफा, यहां पर भी मिसाइल से धमाके हो रहे हैं। आयरन डोम वहां पर एक्टिव है, इंटरसेप्ट करके कई मिसाइलों को नष्ट भी कर रहा है, लेकिन कई मिसाइल गिरे। तस्वीरें आज हमने दिन में ही दिखाई दर्शकों को कि हाई राइज बिल्डिंग थी, उसको नुकसान पहुंचा है।
मैं प्रत्युष जी इस बात का जवाब थोड़ा सा रुक के दूंगा। जो जनरल सिन्हा ने और एम्बेसडर वोरा ने बात कही है उस बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। कुछ इशारे जो हैं हमें पकड़ने चाहिए। इशारा नंबर 1, शाह ने अमेरिका में बैठ के एक बात कही है कि मेरा दामाद यहूदी है और इसकी पार्टी में तेहरान में दूंगा। एक दूसरी बात, अभी अचानक शाह जो हैं वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो गए हैं। नंबर 3, ईरान के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि पुरानी पर्शियन अस्मिता की बात करते हैं उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया है। अब तक आईआरसीजी के दबाव में ये कुछ नहीं कर रहे थे, दब के रह रहे थे, अब इन्होंने वहां पर लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया है। होगा ये, अमेरिका धीरे से शाह को यहां पर प्लांट करेगा और खमेनेई को एक सेफ पैसेज दिया जाएगा रूस भागने का, उसकी भी इज्जत रखी जाएगी। शाह चुपचाप यहां पर आएंगे और ये ऐसा कुछ मैं होता देख रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, परंतु ये मुझे दिखाई दे रहा है इस समय। इसके बारे में दीपक वोरा सर और सुशील सिंघल सर बेहतर बता पाएंगे। दीपक वोरा सर, जो इशारा कर रहे हैं मयंक सर, ऐसा हो सकता है क्या? 100% होगा। 1953 में भी यही हुआ था। मोहम्मद मुसद्देक को CIA और ब्रिटिश ने मिलकर बाहर निकाल दिया था। वो डेमोक्रेट था, उसने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया था। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी जो ब्रिटिश थी उसका उसने सब कुछ छीन लिया था। ये तक बोला कि मैं आपके अकाउंट्स ऑडिट करना चाहता हूँ। वो ब्रिटिश कंपनी बोली बिल्कुल नहीं, जूता मारेंगे। इसने फिर जूता मार के उनको बाहर निकाल दिया और फिर इसका जाना बहुत जरूरी था। और एक बड़ी मजेदार चीज सर, क्या उसने किया था अमेरिकन ने और ब्रिटिश ने? 3 चीजें। एक तो वहां की जो फौज है उसके लोगों को घूस खिलाए, जो उस समय की फौज थी ईरान की। दूसरा, वहां के पॉलिटिशियंस को घूस खिलाए। और तीसरा, देश भर से अपने एजेंट्स ले आए थे। और रेडियो, तेहरान रेडियो पे एक सिग्नल गया था। वो सिग्नल को मेरा ख्याल था अभी समय क्या है या अभी आज का कौन सा दिन है। सिग्नल का मतलब था अब उतर आओ सड़कों पे। लोग सड़कों पे उतर आए, बहुत लोग मारे गए। वो चला गया मोहम्मद मुसद्देक, उसको गिरफ्तार किया गया हाउस अरेस्ट में, फिर वो कई साल के बाद मर गया और शाह रजा पहलवी की ताकत वापस आ गई। यही चीज इतिहास का सबक क्या है? इतिहास का कोई सबक नहीं है। वही चीज, वही गलती बार 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 लोग करते हैं। ही इज कमिंग बैक। ईरानियंस को बिल्कुल तंग आ चुके हैं मुल्लों से। आखिर मुल्लों ने क्या दिया है उनको? 70-80% इन्फ्लेशन दी है, अनएम्प्लॉयमेंट दी है, दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। ईरानियन किसी देश में जाता है, ईरानियन पासपोर्ट पे वो घुसने नहीं देते, कहते अरे तू तो आतंकी है। जो आतंकिस्तान का हाल है वो है सर। टेक इट फ्रॉम मी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं गणेश साहब। 100% लोग सड़कों पे उतरेंगे, वो खूब वहां पे म्यूजिक श्यूजिक चलेगा। हाँ। और ये मुल्ले भाग जाएंगे वहां, बल्कि मुल्ले भी डांस करेंगे सड़क पे। लेकिन क्या AK सिवा सर इतनी जल्दी ईरान के हथियार या ईरान पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा कि वो घुटनों के बल पर आ जाएगा? चॉइस नहीं। देखो सच्चाई यह है, इजराइल अकेला इजराइल ने जो वार किए हैं बहुत सटीक किए हैं ईरान पे। ईरान के आप देखें के मिलिट्री कमांडर, साइंटिस्ट, उसके वार फाइटिंग कैपेबिलिटी बर्बाद कर दिया। जो ईरान के 3 प्रॉक्सी थे, हिजबुल्लाह, हमास और होती, उनके अंदर इतनी क्षमता रही नहीं है। थोड़ी बहुत होती के पास है, हमास और हिजबुल्लाह तो बिल्कुल ख़त्म है। मिडिल ईस्ट में और कोई देश खड़ा नहीं है। चीन जो है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा उसको हथियार वगैरह दिया है। रूस इंटरेस्टेड नहीं है रशिया यूक्रेन में। और मुझे लगता नहीं कि ईरान की अकेले की फाइटिंग कैपेबिलिटी है और अब वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और बाकी बात बहुत अच्छी कह रहे हैं कि जितनी देर ये लड़ाई बढ़ेगी, डिससेंटमेंट बढ़ेगा ईरान के अंदर, लोग आवाम सड़कों पे आएंगे कि यह रजीम चेंज होने के चांसेस और हो जाएंगे। इन्फ्लेशन है, इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही, हिजाब के लिए ह्यूमन राइट वायलेशन है। क्या चीज़ ठीक हो रही है ईरान में? कुछ नहीं। लड़ाई के दौरान में वो पिछड़ गए हैं। जिस प्रकार से जो डैमेज किया है इजराइल ने इन 3-4 दिनों में, वो मुझे लगता है कि ईरान ने कभी सपनों में नहीं सोचा। जो पलटवार किया ईरान ने, उसका जो एक प्रकार से मल्टी टियर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल ने रोक लिया है। तो मुझे लगता है ये इट इज़ एडवांटेज टू इजराइल। अगर लड़ाई ज़्यादा देर चलेगी तो उसको नुकसान है ईरान को। मुझे लगता है ईरान चाहेगा, वो क्लेम करेगा कि हम जीत गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने आवाम को कि हमने बहुत सटीक हमले किए हैं इजराइल में। तो मुझे लगता है वो चाहेगा कि कोई ना कोई सीज फायर हो और उसके एक प्रकार से वो एग्जाम्पल भी दे रहा है और थोड़े सिग्नल दे रहा है। और पूरा मिडल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्री हैं वो भी नहीं चाहते कि ईरान बहुत ज़्यादा चले या उसके पास न्यूक्लियर हथियार हो। अगर जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होंगे, वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट
इजराइल के लिए तो भी होगा, मगर मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। और जहां पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा इस लड़ाई में, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर गलती से भी गलती नहीं, मदद उससे ली जाती है, मदद उससे ली जाती है जो मदद के काबिल हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहां से कुदरा। एक बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना का बहुत बड़ा बयान सामने आया। ईरान की हालत गाजा जैसी हुई, ईरान के कई शहरों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है ईरान का हाल गाजा बेरूत जैसा हो चुका है। ये आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। ईरान के लिए ये इजरायली सेना का बड़ा बयान। गाजा और बेरूत जैसे हालात हो चुके हैं, सबको पता है गाजा और बेरूत में हालात कैसे हैं, और अब यही बात इजराइल की तरफ से ईरान के लिए कही जा रही है। सुशील सिंघल सर, क्या वाकई में गाजा और बेरूत जैसे हालात हो गए हैं वहां पर ईरान में? अगर इजराइल कह रहा है कि गाजा बना देंगे, तो क्या वाकई में हम देख रहे हैं एक और गाजा ईरान को? देखिए, इजराइल का जो इरादा है, अब इसकी जो उनका तो रजीम चेंज के लिए पुख्ती तरह से उनका इरादा है कि अगर रजीम चेंज हो जाए तो जैसा भी दीपक बोहरा सर ने बोला और जो जनरल साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल वो जो है अमेरिकन चाहेंगे वहाँ पर आना, और उनकी निगाह है क्योंकि ईरान जो है ऑयल, जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट ऑयल के वहाँ पर हैं, यूरेनियम है, एंड स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो ये कहना कि अब ऑफ कोर्स इजराइल ने जो बोला है, मेरे ख्याल से तो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर का जमाना है, तो वो इस तरह का, क्योंकि गाजा और फिलिस्तीन का एरिया देखिए और ईरान का एरिया देखिए। देखिए, ये वही से मैं कह रहा हूँ कि जो है उनका जो है जो चल रहा है, लेकिन कोशिश इनकी इजराइल की रहेगी पूरी तरह से कि उसकी जो आवाम है वो गवर्नमेंट, जो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि लोग भी अनहैप्पी तो है ही हैं, खुश नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने नेशनलिस्टिक फरवोर भी उन्होंने कर दिया है कि एक ज्यू ने हमारे ऊपर अटैक किया है, तो एक वो भी चल रहा है वहाँ पे। लेकिन वो कितने दिन चलेगा ये एक वो देखने की बात है, क्योंकि अगर ईरान को कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है चाइना से या रशिया से, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, चाइना थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कितने दिन चल पाएगा? यानी एक बात तो साफ है कि अगर ईरान इस युद्ध में कुछ दिनों तक और टिकेगा तो उसके लिए रूस और चीन की मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर यूक्रेन रूस के मुकाबिल खड़ा हुआ तो सबको पता है कि अमेरिका पश्चिमी देशों की सहयोग से हुआ। क्या इस मामले में रूस और चीन आज नहीं तो कल सामने आएंगे, मदद करेंगे? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि रूस के पास अपनी स्थिति खुद ठीक नहीं है, और वो उसने फोन करके ट्रंप से बात की है कि आप युद्ध रोकिए, और ट्रंप ने उसको वापस भी कहा है कि तुम भी यूक्रेन का युद्ध रोको। तो वहां पे अपनी 50 मिनट की बात हो चुकी है। 3 बातें ट्रंप की देखिए G7 से जाने से पहले। मुझे वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या किसी अमेरिकन को उन्होंने मारा है? मैं क्यों युद्ध में पड़ूं? तो वो सद्भावना ले रहे हैं ईरान की जनता से, ये कहिए। दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, मैंने कई जगह मध्यस्थता कराई है, मैंने सिंदूर भी करा दिया मध्यस्थता, मैंने क्रोशिया, इथियोपिया और इजिप्ट को भी कराया है, और कसोवा और उसको भी कराया है, और मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता। क्या कह रहे हो? हम करने वाले हैं कुछ 1-2 दिन में, और वो कह रहे हैं कि हम युद्ध में नहीं कूदेंगे, और पीछे से पूरा बैकअप है, सारा का सारा फ्लीट, पूरी वेस्टर्न यूके से जहाज भी आ गए, हवाई जहाज भी आ गए, सारे कुछ रेडी हैं, पूरी तरह से बैकअप सपोर्ट है, मिसाइल अटैक को भी मार रहे हैं, वो सारे कुछ कर रहे हैं और रेडी हो रहे हैं, और वो बहती गंगा में जल्दी जल्दी हाथ धो रहे हैं इजराइल, और वही होने वाला है 1-2 दिन में। बस उनका काम हो जाएगा, कॉवर्ट ऑपरेशन चलता रहेगा, वो जो कह रहे हैं ना ऑपरेशन दहिया, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, क्योंकि अभी वो 8 साल 10 साल पीछे तो कर ही दिया उन्होंने, और फिर इजराइल चाहता है अपने प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना, मिडिल ईस्ट भी आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उनको नहीं चाहिए इस तरह की लड़ाई। युद्ध कौन चाहता है? लेकिन हाँ, अपनी मनसाएं पूरी करना जरूरी था। वो इमीडिएट जो डायरेक्टिव, उसके जो ऑब्जेक्टिव थी, वो करके खत्म करेगा। लेकिन कहां ईरान अभी मान कहां रहा है? मान जाएगा। ओमान और कतर की को साफ साफ कह रहा है कि पहले वो रोके तब अब रुकेंगे। पलटवार तो वो लगातार वो भी कर रहा है। इंदिरा गांधी ने मानिक शाह जी को कहा था मान जाओ सैम, तो मान जाएगा ईरान। मान जाएगा, आप कह रहे मान जाएगा ईरान। एक बात मैं कहना भूल गया था, एक इशारा और दिया था ट्रंप महोदय ने, और उन्होंने ये कहा था, आपको ध्यान होगा, 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो कि ओमान करना चाह रहा था, 14 तारीख की डेट मुकर्रर कर रहा था यूएसए, और 12 बोल रहा था ईरान। दोनों के बीच में समझौता नहीं हो रहा था।
ट्रंप ने एक बात कही थी कि अब हम न्यू टीम के साथ में नेगोशिएशन करेंगे। ये पॉइंट जो है हम कहीं भूल रहे हैं पूरे डिस्कोर्स में। मान के चलिए सत्ता परिवर्तन इज ऑन द कार्ड्स। खमेनाई जो है वो अपना एक सेफ पैसेज लेके बाहर निकलेंगे। शाह तो ये वापस बताइए, आएंगे। इस जंग को रोकने के लिए इशारा किस तरफ से आएगा? इस जंग को रोकने के लिए इशारा यूएसए की तरफ से है, क्योंकि ट्रंप बेचारे कोशिश बहुत कर रहे हैं, कहीं मध्यस्थता करते दिखाई दे नहीं रहे। एक मौका दे दीजिए बस उनको। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।